पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखें, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप्स orchards and ornamental plants, human have divided various methods for propagation of plant by vegetative reproduction। यानी मतलब ये है कि इंसान ने जो है वो क्या किया कि इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ऑर्चार्ड्स जो होते हैं मतलब फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं या शर्ब्स होती हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वो आर्टिफिशियली भी जो है वो कराया। और जो मेन जो आर्टिफिशियल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो बेसिकली दो हैं, जिनमें से एक आ जाता है कटिंग। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो आ जाता है कटिंग और दूसरा आ जाता है टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले हम कटिंग की बात करेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे किसकी, टिश्यू कल्चर की। तो देखें, बाय कटिंग जो होता है, अगर मैं सिंपली आपको बाय कटिंग बताऊं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल मेथड है बाय कटिंग का, किस तरह से होता है। जिस तरह आपने देखा होगा, ये जो शुगर कैन है, मिसाल के तौर पे ये एक शुगर कैन का प्लांट है, और इसका ये जो स्टेम है शुगर कैन का, मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगा। छोटे छोटे पीसेस में मैंने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया। इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया, और कट करने के बाद मैंने क्या किया कि इन्हीं पीसेस को, इनको कट करने के बाद इन्हीं पीसेस को मैंने जमीन में लगा दिया। कट करने के बाद इन्हीं पीसेस को कहाँ लगा दिया, ये जमीन में लगाया। तो इनसे, इन कट पीस से ही जो दोबारा नए प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू हो गए, यानी इससे रूट्स भी बन गए और इससे जो है वो शूट्स भी बनना शुरू हो गई। तो मतलब अब ये जो मेरा मेथड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये क्या था, बाय कटिंग। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं बाय कटिंग। तो आपकी बुक कह रही है मोस्ट हाउस प्लांट, बहुत सारे आपके जो हाउस प्लांट हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, रोज के प्लांट्स हो गए, इसी तरीके से कुछ वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट, जिस तरह से आपके ये कुछ ट्रीज होते हैं, रोज हो गया, ये वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। और ऑर्चार्ड ट्रीज होते हैं, फ्लावरिंग जो होते हैं, आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट फ्रेगमेंट, यानी प्लांट के टुकड़ों के जरिए या फ्रेगमेंट्स के जरिए, उनके पार्ट्स के जरिए उन्हें आर्टिफिशियली क्या किया जा सकता है, जो है वो डेवलप किया जा सकता है। ज्यादातर, ये आपकी बुक में तो सम टाइम लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो है वो हम टिश्यू कल्चर के लिए शूट या स्टेम के कट जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसमें होता क्या है, अ कट एंड ऑफ द शूट। अब अपने मिसाल के तौर पे ये एक किसी भी प्लांट का शूट को मैंने कट किया, ये किसी की भी डंडी ले ली प्लांट की, और उसको मैंने जो है वो जमीन में क्या कर दिया, ऐसे दबा दिया। अच्छा, अब एक और चीज देखो, आपको पता है कि स्टेम के ऊपर इस तरह से कट नोड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये एक नोड है। अब इस प्लांट की नोड जो है वो जमीन में दब गई है, लेकिन इस प्लांट की नोड जमीन में नहीं दबी। ये जो प्लांट है, इसकी प्लांट की जो मैंने दबाया है, विद नोड दबाया है, और ये प्लांट क्या है, विदाउट नोड। अब इन दोनों में देखो रूट कैसे निकलेंगी। अब इस वाले प्लांट में जो रूट निकलेगी वो किससे निकलेगी, नोड से। ये जो एडवेंटिशियस रूट निकलेगी, आपको पता है डायरेक्ट स्टेम से या वेजिटेटिव पार्ट से जो रूट निकलती है उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। अब इसमें जो एडवेंटिशियस रूट निकलेगी वो नोड से निकलेगी, लेकिन यहाँ तो नोड है ही नहीं। तो अब इस जगह पर कहाँ से रूट निकलेगी, एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहले यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कैलस। और फिर उस कैलस से क्या निकलेगी, उस कैलस से फिर ये रूट निकलेंगे। तो मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि अगर नोट को आप दबा दोगे जमीन में, तो उस नोट से क्या निकलेंगी, रूट निकलेंगी। और ऊपर वाली नोट से क्या निकलेंगी, फिर ये शूट्स निकलेंगी। लेकिन अगर आपने जमीन में नोट नहीं दबाई है, तो फिर डायरेक्ट रूट जो है वो पहले एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा, जिसको कह रहे हैं कैलस। और फिर कैलस से क्या निकलेंगी, रूट निकलेंगी। यही बात आपकी बुक कह रही है, एट द एंड ऑफ द शूट अ मास ऑफ डिवाइडिंग undifferentiated cells called callus form, and then adventitious root develop from the callus. If the shoot fragment
इंक्लूडेड अ नोड, लेकिन अगर शूट फ्रेगमेंट जिसको आपने दबाया है उसमें अगर नोड मौजूद है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या मौजूद है, ये नोड मौजूद है। अगर नोड मौजूद है तो देन एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम नोड, मतलब एडवेंटिशियस रूट विदाउट नोड, मतलब नोड से डेवलप होंगी, फिर उसमें कैलस नहीं बनेगा। Some plants, including Bryophyllum, can propagate from a single leaf. एक होता है प्लांट ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है उसका जो लीफ होता है, एक मिसाल के तौर पे ये एक सिंगल लीफ है। इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे ऐसे बर्ड लगे हुए होते हैं। इस लीफ के ऊपर क्या लगे हुए होंगे, ये इस तरह से बर्ड लगे होंगे। जैसे ये बर्ड यहाँ से गिरेंगे जमीन पर, तो इन बर्ड में से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो ब्रायोफाइलम प्लांट है, इसको कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है, कैन, इसको कटिंग, इसको जो है वो प्रोपोगेट किया जा सकता है फ्रॉम अ सिंगल लीफ रेदर देन स्टेम। यानी यहाँ स्टेम की जरूरत नहीं है, एक सिंगल लीफ से ही जो है इसको प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब इससे नए प्लांट जो है वो बनाए जा सकते हैं। For still other plant cutting are taken from specialized storage stem। कुछ ऐसे भी होते हैं जहां से कटिंग जो है वो स्टोरेज स्टैम से ली जाती है। आपको पता है कि जो पोटैटो होता है, आलू जो होता है, पोटैटो जो होता है, ये स्टेम है। अक्सर हम समझते हैं कि ये जमीन के अंदर है तो ये रूट है, ये रूट नहीं है पोटैटो, ये स्टेम है। कैसे ये स्टेम है? अब देखो, ये एक पोटैटो प्लांट है। अब पोटैटो प्लांट के कुछ शूट जो है वो जमीन के अंदर चली जाती हैं, कुछ शूट कहाँ चली जाती हैं, जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर जाने के बाद उसकी शूट की टिप जो है वो फूल जाती है। वो क्यों फूल जाती है? उसमें फूड स्टोर हो जाता है। और उनको फूली हुई टिप ही जो है, यही बेसिकली क्या होती है, पोटैटो होती हैं, या इनको हम कहते हैं ट्यूबर्स। अब इन पोटैटो के जरिए भी जो है वो क्या की जा सकती है, आर्टिफिशियल जो है वो कटिंग इनकी भी की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो पोटैटो होते हैं, आलू जो होते हैं, उनमें से छोटे छोटे बर्ड निकल ही आते हैं, और उन बर्ड के अंदर से प्लांट भी निकल रहे होते हैं। तो इन्हीं बर्ड्स के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर आप काट के जमीन में लगा दो, तो इससे नए प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तो और इसको, ये जो बर्ड निकल रही होती है छोटी छोटी, इसके ऊपर, आलू के ऊपर, इन बर्ड को हम कहते हैं आई। इनको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और ये इस आई से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो रीजनरेट कर सकता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टिश्यू बाय कटिंग। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? कटिंग के बारे में पढ़ा, कि कटिंग से जो है वो कैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये कटिंग के तौर पे हम स्टेम को भी ले सकते हैं। कटिंग के तौर पे ये कटिंग यहाँ पर जो है वो लीव्स में भी यूज किए जा सकते हैं। और स्टोरेज पार्ट जैसे ये पोटैटो हो गया, इनको भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है टिश्यू कल्चर। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। देखो, सबसे पहले तो देखो ये टिश्यू कल्चर होता क्या है। हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर से मैं थोड़े से सेल का एक ग्रुप निकाल लेता हूँ, ऐसे थोड़े से सेल का ग्रुप। अब मैं कह रहा हूँ इसको टिश्यू। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? टिश्यू। अब इन टिश्यू में से भी मैं एक एक सेल अलग अलग कर देता हूँ। एक एक सेल मैंने क्या किया? अलग कर दिया। अब इन सेल्स को मैंने एक मीडियम में रखा। एक इस मीडियम में रखा, और इस मीडियम में जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम में एक रखा। इसके अंदर मैंने मिनरल्स भी दे दिए, वाटर भी दे दिए, और कुछ हार्मोन्स भी डाल दिए, जिनसे सेल की डिवीजन होती है। कुछ टाइम के बाद ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। जब ये सेल डिवाइड होंगे, तो इससे एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे कैलस। ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कैलस। ये एक कैलस बन गया, ये दूसरा कैलस बन गया, ये तीसरा कैलस। अब अगर हम थोड़ा सा और हार्मोन्स इसमें इंक्लूड करें, या हार्मोन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, तो इसमें क्या होगा कि इसी कैलस से जो है वो रूट भी बन जाएंगी, और इसी कैलस से क्या बनना शुरू हो जाएंगी? शूट भी बनना शुरू हो जाएंगी। जब इस कैलस से रूट और शूट बनना शुरू हो जाएंगी, तो आप इसी को जो है वो कहाँ लगा दें? जमीन पे लगा दें। तो फिर क्या होगा? इससे पूरा का पूरा एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। और क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बन रहे हैं, तो ये तमाम प्लांट एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। तो इनको हम क्लोन भी कह सकते हैं। एक जैसे जब होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, जब एक जैसे होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? इनको हम क्लोन भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है टिश्यू कल्चर का। इवन अगर आप एक सिंगल पेरेंकाइमा सेल भी प्लांट से ले लें, तो उससे भी पूरा का पूरा प्लांट जो है वो क्या किया जा सकता है? डेवलप किया जा सकता है।
ये टिश्यू कल्चर का तरीका था। इसके अलावा टिश्यू कल्चर को जो है हम किसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम जो है वो नॉर्मली जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किस तरीके से जो है वो टिश्यू कल्चर को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर क्या करें कि ये एक सेल है, प्लांट से मैंने एक सेल लिया, ये प्लांट का मैंने एक सेल लिया। अब इस सेल के अंदर मैं कोई स्पेसिफिक जो है वो जीन डाल देता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यही करते हैं ना, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, कि फॉरेन जीन जो है वो किस में डाल दिया जाता है, प्लांट्स के अंदर डाल दिया जाता है, या उसके अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो फॉरेन जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। अब अगर हमने यहाँ पर जो है वो एक फॉरेन जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, अब इसके बाद क्या होगा, अब अगर हम इस सेल की टिश्यू कल्चरिंग कर लें, मिसाल के तौर पे अब ये सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होके ये कैलस बनाएगा। तो अब हमने ये जो फॉरेन जीन इसमें डाला है, चलिए इस फॉरेन जीन को मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। ये फॉरेन जीन जो हमने इसमें डाला है, अब ये फॉरेन जीन जो है वो, क्योंकि ये जो ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड होंगे, तो ये फॉरेन जीन तमाम सेल्स में चला जाएगा। और इट मीन्स जब एक इससे नया प्लांट बनेगा तो उस नए प्लांट में भी ये फॉरेन जीन चला गया। तो इस तरीके से ये जो टिश्यू कल्चर है इसको हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर आल्सो फैसिलिटेट genetic engineering in plants. Most technique for the introduction of foreign gene into plant require the use of small species of plant tissue, यानी प्लांट टिश्यू का एक स्मॉल पीस होता है, और सिंगल प्लांट सेल भी आप ले सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल से। टेस्ट ट्यूब कल्चर मेक्स इट पॉसिबल टू रीजनरेट जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, यानी आपने इस प्लांट को जेनेटिकली अल्टर किया है, यानी इसमें फॉरेन जीन डाल दिया। अब इससे जो है वो आप उसी जैसे बहुत सारे प्लांट भी जो है वो बना सकते हैं। For example, researchers have used a recombinant DNA technology to transfer a gene for bean protein into cultured cell from a sunflower plant। यानी सनफ्लावर प्लांट के अंदर बीन जो प्लांट होता है, फलियां जो होती हैं, उसका प्रोटीन जो है वो का जीन जो है वो किस में डाल दिया, सनफ्लावर प्लांट में डाल दिया। अब इस टिश्यू कल्चर से जो सनफ्लावर प्लांट बनेगा, उसके अंदर क्या हो, किसका प्रोटीन होगा, बीन का प्रोटीन होगा। यानी सनफ्लावर का जो अपना प्रोटीन है वो तो होगा, उसके साथ किसका प्रोटीन उसमें आ जाएगा, बीन का प्रोटीन भी जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, टेक्निक नॉन एज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। एक टेक्निक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब देखो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होती है, पहले तो प्रोटोप्लास्ट समझोगे, ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। देखें, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं किसको है, नॉन प्रोटोप्लास्ट हम ऐसे सेल को कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक दूसरा प्लांट सेल है। अगर मैं इस प्लांट सेल के ऊपर से, जो इसकी ये सेल वाल है, ये प्लांट की सेल वाल है, ये इस दूसरे प्लांट की क्या है, सेल वाल है। अगर मैं प्लांट सेल के ऊपर से उसकी सेल वाल रिमूव कर दूं, प्लांट सेल के ऊपर से ये इसकी सेल वॉल रिमूव कर दी, इसकी सेल वॉल रिमूव कर दी। जब प्लांट सेल के ऊपर से सेल वॉल रिमूव कर दिया जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। मतलब ये प्रोटोप्लास्ट क्या है कि इसमें से आपने क्या माइनस कर देना है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल से आपने माइनस कर देना है किसको, सेल वॉल को। प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दो तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब देखें ये प्रोटोप्लास्ट बन गया। अब क्या किया जाता है बाज दफा, कि ये दो अलग अलग, मिसाल के तौर पे ये पोटैटो का सेल है, और ये पोटैटो ही की जो है वो जीनस से ताल्लुक रखने वाला एक दूसरा प्लांट है जिसको कहते हैं नाइटशेड। ये नाइटशेड जो है वो उसका क्या है, उसका जो है वो प्लांट है, का सेल है। यानी दोनों जो है वो दो डिफरेंट जो है वो स्पीशीज हैं जिनके ये क्या है, सेल हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब इनकी सेल वाल थी तब तो हम इनको मिला नहीं सकते थे। अब पोटैटो के जीन इसमें सेल में होंगे, और इसके अंदर जो है वो नाइटशेड के जीन होंगे। अब क्या हम करेंगे कि इन दोनों, अगर इन दोनों सेल को आपस में इसके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा देंगे, यानी इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में ऐसे मिला दिया। एक टेक्निक होती है, मैं उस टेक्निक की डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिंपली ये किया, पोटैटो प्लांट के साथ आपने नाइट शेड प्लांट को जो है वो क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया आपस में। दोनों प्लांट्स को जो है वो आपस में क्या किया, यहाँ पर इसकी फ्यूजन हमने करा दी। तो ये दोनों आपस में ये फ्यूज हो गए। और जब ये दोनों फ्यूज हो गए,
तो आपको पता है अगर सेल वॉल आप रिमूव कर देंगे तो सेल वॉल दोबारा बन जाती है। फिर इन दोनों सेल के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज होने से एक सिंगल सेल बन गया, और ऊपर इसके जो है वो नई सेल वॉल जो है वो दोबारा आ गई। अब इसी सेल को, ये जो नया सेल बना है ना, इसी नए सेल की आप टिश्यू कल्चरिंग करा लो, यानी इसको एक मीडियम में रखो, तो ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद इससे पूरा एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। अब इस प्लांट के अंदर पोटैटो की कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएंगी और नाइटशेड की कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएंगी, नाइटशेड प्लांट की। नाइटशेड प्लांट की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो हर्बिसाइड को रेजिस्ट करता है, यानी हर्बिसाइड केमिकल स्प्रे करते हैं तो उससे कोई असर नहीं होता। तो अब ये जो हमने एक हाइब्रिड प्लांट बनाया है, तो इस प्लांट के अंदर ये पोटैटो प्लांट भी है, लेकिन अब इसके ऊपर एक नई कैरेक्टरिस्टिक आ गई है कि आप हर्बिसाइड स्प्रे करोगे तो इसके ऊपर हर्बिसाइड का असर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के जीन कहाँ से आ गए हैं, ये आ गए हैं नाइटशेड की तरफ से। लेकिन अगर आप इनको सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ये पोटैटो प्लांट और नाइटशेड प्लांट की अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना चाहते तो ये नहीं हो सकती थी। लेकिन हमने इन दोनों को आपस में किसके जरिए मिला दिया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के जरिए इनको आपस में मिला दिया, और उससे एक नया प्लांट बना लिया। तो एक तरीके से जो है वो, ये भी एक तरीके से एक हाइब्रिड प्लांट बनाया। हाइब्रिड कहते हैं जो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं, इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो ये बात कर ली मैंने प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन्स की। अब कुछ देख लेते हैं कि ये जो टिश्यू कल्चर होता है इसका फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सही ना, दोनों चीजों पर देखेंगे फायदे क्या है नुकसान क्या है। एक फायदा तो सबसे पहले ये है, प्लांट कैन जनरेट फॉर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, यानी एग्रीकल्चर कह लें, ये जो हमारी ज़रात होती है, हॉर्टिकल्चर कह लें जो हम फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं। तो इसमें जो इसके जरिए जो है प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट बना सकते हैं ना। क्योंकि वैसे अगर सीड से बनाएंगे या उस तरह से स्टेम की कटिंग से बनाएंगे तो वो तो कम प्लांट बनेंगे। लेकिन आपको पता है एक प्लांट के अंदर टिश्यू तो बहुत सारे होते हैं, सेल तो एक प्लांट के अंदर मिलियन सेल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉवेल प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत कम होते हैं, उन प्लांट्स को भी फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर टिश्यू कल्चर के जरिए जो है वो क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है जिसके जरिए हम जो है वो टिश्यू कल्चर प्लांट के जरिए जो है वो प्लांट्स की जो है वो क्या करा सकते हैं, ग्रोथ करा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वास्ट नंबर ऑफ प्लांट वास्ट नंबर